इस मतलबी दुनिया में बबीता एक सीधी सादी औरत थी। वह दूसरों को खुश करने में अपना पूरा दिन यूं ही गुजार देती थी, लेकिन लोग उसके इस भोलेपन का खूब फायदा उठाते थे। दूसरी ओर उसकी बेटी मिनी बिल्कुल अलग थी। वह लोगों को कड़ा जवाब देती थी। मिनी का पिता विदेश में काम करते थे और सालों बाद ही घर लौटते थे। आज उसके पिता 17 साल बाद घर आने वाले थे, इसलिए बबीता उनकी खातिरदारी के लिए पूरी तैयारी कर रही थी। उसने घर का कूलर ठीक करवाया ताकि पति को गर्मी न सताए, लेकिन मिस्त्री ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया और कूलर में खराबी छोड़कर चला गया। कुछ घंटों में कूलर फिर खराब हो गया। ये देखकर बबीता की ननद ने ताना मारा, इतने सालों बाद मेरे भाई घर लौट रहे हैं और तुम उनके लिए कूलर तक ठीक नहीं कर पाई। इतना कहकर वह चली गई। बबीता चिंता में पड़ गई कि कूलर को जल्दी ठीक करवाना होगा। उधर उसकी ननद ने दीवार से बबीता की शादी की तस्वीर हटाकर उसकी जगह दूसरी तस्वीर लगा दी। जब सबने कारण पूछा तो उसने कहा, यह तस्वीर पुरानी हो गई है, इसलिए यह बेहतर रहेगा। लेकिन नई तस्वीर में बबीता नहीं थी। बातों बातों में ननद बोली, शायद हमारी भाभी में ही कोई कमी है, वरना भाई उसे कभी अपने साथ क्यों नहीं ले गए। यह सुनकर मिनी भड़क गई और अपनी बुआ से उलझ पड़ी, क्योंकि उसे अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं थी। उनकी बहस सुनकर बबीता वहाँ पहुंची और मिनी को डांट कर चुप कराया। फिर उसने मिनी को अपनी बुआ से माफी मांगने कहा। मिनी ना चाहते हुए सिर्फ माँ के लिए उनसे माफी मांगी। 17 सालों से पति के बिना रह रही बबीता आज बेहद खुश थी, क्योंकि आज उसका पति अशोक लंदन से घर लौट रहा था। लेकिन उसे क्या पता कि अशोक को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह लंदन में दूसरी लड़की के साथ रह रहा था, जिसके बारे में उसने घर पर कभी जिक्र नहीं किया। इधर पति के आने की खुशी में बबीता अपनी शादी का जोड़ा पहनकर अच्छे से सजने स्वरने लगी। तभी अचानक उसकी ननद वहाँ आ गई। बबीता को सजते देख वह बोली, अच्छा यहाँ सजना संवरना चल रहा है, लेकिन ध्यान रखना घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं, कहीं तुम्हारी हरकतों से उन्हें शर्मिंदगी ना हो। इतना कहकर वह चली गई, लेकिन उसकी बातें बबीता के दिल को चोट पहुंचाई। निराश होकर वह फिर से अपनी साधारण वेशभूषा में लौट आई। उधर मिनी अपने पिता से बात करने की रिहर्सल कर रही थी। वह अपने पिता से कहना चाहती थी कि उन्हें भी अपने साथ लंदन ले जाए। तभी उसे नीचे पिता की गाड़ी आती दिखी तो वह फौरन बबीता को बताने दौड़ी। अशोक घर पहुंचकर सबके साथ मिलने लगा, लेकिन बबीता और मिनी का जिक्र तक नहीं किया। फिर बबीता ने मिनी को पिता के पास जाने को कहा। अशोक ने अपनी बेटी मिनी को देखा, लेकिन उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसे मिनी को देखे 5 साल बीत चुके थे। उसी वक्त बबीता चाय देने के बहाने बाहर आई। अशोक ने उसे बेचैनी भरी नजरों से देखा और भोली बबीता ने इसे अपने लिए प्यार समझ लिया। लेकिन मिनी को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अजनबी से मिल रही हो, क्योंकि उसके पिता उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे थे। इससे मिनी के मन में कई सवाल उठने लगे। 17 साल बाद जब बबीता का पति अशोक घर लौटा तो बबीता बेहद खुश हो गई, लेकिन उसकी बेटी मिनी के चेहरे पर खुशी के बजाय उदासी छाई हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पिता से नहीं किसी अजनबी से मिल रही हो। अशोक अपने पत्नी और बेटी को कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे थे। इधर बबीता की ननद अशोक द्वारा लाई गई चीजों को हड़प रही थी। ये देखकर बबीता की सास बोली, तुमने बबीता और मिनी के लिए कुछ छोड़ा भी या नहीं। तब अशोक ने मिनी के लिए एक गुड़िया निकाली। दरअसल आखिरी बार जब उसने मिनी को देखा था वह गुड़िया के साथ खेलती थी। ये सब देखकर मिनी और उदास हो गई। बबीता ने उसे समझा बुझाकर मनाया, लेकिन मिनी के मन में अब भी कुछ चल रहा था। वह अशोक से उनको लंदन ले जाने की बात करना चाहती थी। रात को जब अशोक सोने के लिए कमरे में आया, मिनी ने उनसे अकेले में कुछ जरूरी बात करने की इच्छा जताई, लेकिन उनकी दादी ने पहले कूलर चलाने को कहा। मिनी ने जैसे ही कूलर चलाया पूरा घर अंधेरे में डूब गया। थोड़ी देर बाद बिजली तो लौट आई, लेकिन कूलर खराब हो गया। इतनी गर्मी में अशोक के सोने की चिंता सबको सताने लगी। तभी अशोक की बहन ने सुझाव दिया, क्यों न भाई आज माँ बाबा के कमरे में सो जाए, वहाँ ऐसी है तो उसे आराम से नींद आएगी। सबको उसकी बात पसंद आई, लेकिन बबीता और मिनी मायूस हो गई, क्योंकि वे अशोक से ढेर सारी बातें करना चाहती थी। फिर अशोक छत पर जाकर लंदन वाली लड़की से बात करने लगा। लड़की अशोक से अपने रिलेशन के बारे में घर वालों को बताने की बात कर रही थी। तभी बबीता वहाँ आ गई। उसे देखकर अशोक हक्का बक्का रह गया। ओम और सुमेधा कागज की नाव के साथ नदी में खेल रहे थे। तभी नाव पकड़ने की कोशिश में ओम डूबने लगा। ओम को डूबता देख सुमेधा ने फौरन उसे बाहर खींच लिया। उनकी चीखें सुनकर दोनों की माएं वहां दौड़ी आईं। ओम बेहोश पड़ा था। आसपास के लोगों ने बच्चों की माओं से कहा, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आज ये लड़की ना होती तो न जाने क्या हो जाता। तभी एक साधु वहां आया। उसने कहा, गौरी ही अपने शिव को बचाएगी, जन्मों जन्मों तक ये उसकी रक्षा करेगी, कोई इन्हें एक होने से नहीं रोक सकता। लेकिन इस लड़की के भाग्य में विधाता ने बड़ी विपत्ति लिखी है। साधु की बातें सुनकर सुमेधा की माँ परेशान हो गई। वो अपनी बेटी पर कोई विपत्ति नहीं आने देना चाहती थी। उसने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। फिर ओम की माँ से बोली, अगर मेरी बेटी के भाग्य में आपके बेटे के साथ रहना लिखा है तो आप वादा करें अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कराएंगी। लेकिन ओम की माँ हिचकने लगी। दरअसल वो गरीब थे और सुमेधा का परिवार उनसे कहीं ज्यादा अमीर। तभी बच्चों के पिता वहाँ आए। दोनों बिजनेस में पार्टनर थे। उन्हें इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों परिवार राजी हो गए, लेकिन ओम के पिता के मन में कुछ और चल रहा था। वो पूरा बिजनेस हड़पना चाहते थे। अगले दिन दोनों परिवार कहीं जा रहे थे। तभी सुमेधा की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। ये शायद ओम के पिता की साजिश थी। ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ। सुमेधा की गाड़ी नदी में डूब गई। 20 साल बाद सुमेधा अब वृष्टि नाम से एक अनाथ आश्रम में रहती थी और ओम एक मशहूर बिजनेसमैन बन चुका। बचपन में अपने बेटे की शादी एक लड़की से तय करने वाली माँ अब भगवान के सामने उदास बैठी थी। दरअसल जिस लड़की से शादी तय हुई थी वो अब लापता थी। बचपन में उनकी गाड़ी का हादसा हो गया था। तब से लेकर आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। इधर वो लड़की एक नेक दिल इंसान को मिली। उसे अपना नाम तक याद नहीं था। तब उस आदमी ने लड़की का नाम वृष्टि रखा। उसने वृष्टि को बड़े प्यार से पाला। समय के साथ वृष्टि बड़ी हो गई। वो अब अपने इस पिता का खूब ख्याल रखने लगी। इधर उस माँ का बेटा ओम, जो अब भी अपने बचपन की यादों को भूल नहीं पाया था, उसकी माँ को पूरा भरोसा था एक दिन वो लड़की जरूर लौटेगी, फिर ओम की शादी उसी से होगी। लेकिन ओम के पिता को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं था। दरअसल वो चाहते ही नहीं थे कि उस परिवार से कोई जिंदा लौटे। उन्होंने ओम को एक चेक देते हुए कहा, इसे आनंद आश्रम में डोनेट कर दो और उनसे कहना जैसे हमने उनका ख्याल रखा वैसे ही वो भी हमारा ख्याल रखें। दरअसल ओम के पिता की नजर आश्रम की जमीन पर थी। इधर एक औरत आश्रम की जमीन खरीदने की बात करने लगी, लेकिन वृष्टि के पिता ने उसे बेचने से सख्त मना कर दिया। इससे वो औरत नाराज हो गई। उसने धमकी दी, पैसे लेकर जमीन हमारे नाम कर दो वरना हमें दूसरा रास्ता भी आता है। जब ये बात वृष्टि को पता चली वो तुरंत उस औरत को सबक सिखाने निकल पड़ी, लेकिन वो औरत पहले ही गाड़ी लेकर जा चुकी थी। वृष्टि ने गुस्से में एक पत्थर उठाया और गाड़ी की ओर फेंक दिया। तभी ओम की गाड़ी का शीशा तोड़कर वृष्टि मासूमों की तरह खड़ी थी। ओम उसके पास आकर गुस्से से बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? वृष्टि ने जवाब दिया, ये मुझसे गलती से
से हो गया, इसे ठीक करने का जो खर्चा आएगा मैं देने को तैयार हूँ। ओम ने उससे उसका पता मांगा ताकि वो भाग न सके। ये सुनकर वृष्टि बोली, यही मेरा ठिकाना है, मैं इसी आनंद आश्रम में रहती हूँ। आश्रम का नाम सुनते ही ओम ने कहा, मैं तो यहाँ के मालिक से ही मिलने आया हूँ। इतना कहकर वो अंदर चला गया। वृष्टि के बाबा ने उसे देखते ही पहचान लिया। दरअसल ओम एक मशहूर वकील था जिसे वो अखबारों में अक्सर देखते थे। ओम ने वृष्टि के बाबा से कहा, मैं ये चेक आपको देने आया हूँ, मेरे पिताजी ने आपके आश्रम के लिए कुछ डोनेशन भेजे। वृष्टि के बाबा ने ओम से उसके पिताजी का नाम पूछा। ओम ने जैसे ही नाम बताया उन्होंने उसे भी पहचान लिया, क्योंकि वो एक बड़े बिल्डर थे। बिल्डर का नाम सुनते ही वृष्टि भड़क गई। वह ओम से बोली, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम यहाँ किस मकसद से आए हो। पहले डोनेशन देकर हमें लालच दोगे, फिर यहाँ की जमीन हड़प लोगे। उसकी बात सुनकर ओम को गुस्सा आ गया। उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ ये डोनेशन देने आया हूँ, अगर तुम्हें कोई सवाल करना है तो मेरे पिताजी से जाकर करो, और हाँ, मेरी गाड़ी ठीक करवा कर मेरे घर भेज देना। इतना कहकर ओम वहाँ से चला गया। इधर घर में सभी ओम को शादी करने के लिए दबाव देते हैं, लेकिन ओम को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसी दिन उसकी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे थे, लेकिन उसकी बहन ने जिद पकड़ ली, जब तक भैया शादी नहीं करेंगे मैं भी शादी नहीं करूंगी। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।